नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए खबरों की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। ईवाई की स्टडी में बड़ा दावा, 2038 तक पीपीपी के आधार पर भारत बनेगा दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। पीपीपी रैंकिंग में चीन के बाद आते हैं अमेरिका और भारत। एनबीडब्ल्यूएल ने मंजूर किया पश्चिम बंगाल का प्रस्ताव, सुंदरबन टाइगर रिजर्व का बढ़ाया गया क्षेत्रफल। सुंदरबन टाइगर रिजर्व बना देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। और नॉर्थ अमेरिकन एनवायरमेंटल कमीशन की रिपोर्ट, मैक्सिको पर वाक्विटा मछली की रक्षा में नाकामी का आरोप। आज दुनिया में बची हैं केवल 10 वाक्विटा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर यह है कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एनबीडब्ल्यूएल ने पश्चिम बंगाल सरकार का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है और इस प्रस्ताव के तहत सुंदरबन टाइगर रिजर्व एसटीआर का क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया है। पहले यह भारत के 58 टाइगर रिजर्व्स में से 7वें नंबर पर था, लेकिन अब यह सीधे दूसरे नंबर पर आ गया है। क्या आपको पता है एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। चलिए अब सुंदरबन टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले एसटीआर की लोकेशन को समझ लीजिए। यह पश्चिम बंगाल के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। बांग्लादेश के हिस्से को अगर छोड़ दिया जाए तो यह जगह दुनिया की इकलौती मैंग्रोव फॉरेस्ट बेल्ट है जहां बड़ी संख्या में बाघ पाए जाते हैं। यानी ये वो जगह है जहां टाइगर और मैंग्रोव दोनों एक साथ अपनी सबसे बड़ी पहचान बनाते हैं। अब बात करते हैं इसके बॉर्डर्स की। ईस्ट में एसटीआर की सीमा बांग्लादेश से लगती है और यह बॉर्डर 3 नदियां बनाती है। ये हैं हरिनभंगा, रैमंगल और कालिंदी। साउथ में बंगाल की खाड़ी है। वेस्ट में सीमा मतला नदी से तय होती है और नॉर्थ वेस्ट में सीमा विद्या और गोमड़ी नदियों से घिरी हुई है। अब सबसे खास बात यह है कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व का नेशनल पार्क हिस्सा न सिर्फ एक नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बल्कि यह सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व का भी अहम हिस्सा है। इसका मतलब है कि यह जगह न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संरक्षण और प्राकृतिक धरोहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब ये समझते हैं कि किसी जगह को टाइगर रिजर्व घोषित करने या उसके एरिया को बदलने की प्रक्रिया क्या है। देखिए, इसका पूरा ढांचा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में दिया गया है। प्रक्रिया इस तरह चलती है। सबसे पहले राज्य सरकार कोई क्षेत्र टाइगर रिजर्व बनाने के लिए प्रस्तावित करती है, प्रस्ताव भेजती है। इसके बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए उस प्रस्ताव को देखकर इन प्रिंसिपल अप्रूवल यानी शुरुआती सहमति देती है और कहती है कि अब विस्तार से पूरा प्रस्ताव भेज दो। जब पूरा प्रस्ताव आता है तो एनटीसीए अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके उस पर अपनी सिफारिश राज्य सरकार को भेज देती है। अंत में राज्य सरकार आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करके उस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित कर देती है। अब टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में बदलाव की प्रक्रिया क्या है? अगर किसी टाइगर रिजर्व की सीमाओं में बदलाव करना हो तो यह मामला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 38W1 के तहत आता है। इसमें साफ लिखा है कि किसी भी टाइगर रिजर्व की सीमा को तभी बदला जा सकता है जब टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसकी सिफारिश करे और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एनबीडब्ल्यूएल से अंतिम मंजूरी मिल जाए। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य सरकार अकेले अपनी मर्जी से टाइगर रिजर्व का क्षेत्र बढ़ा या घटा नहीं सकती। इसके लिए एनटीसीए और एनबीडब्ल्यूएल दोनों की सहमति जरूरी है। आपको बता दें कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की अगुवाई यूनियन एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर करते हैं। अब बात करते हैं भारत के अंतरिक्ष इतिहास के सबसे बड़े रॉकेट की। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने घोषणा की है कि उसका अब तक का सबसे भारी रॉकेट लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल LMLV साल 2035 तक तैयार हो जाएगा और ये रॉकेट आकार में इतना विशाल होगा कि इसे आप एक 40 मंजिला इमारत जितना ऊंचा समझ सकते हैं। LMLV दरअसल इसरो के नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV का एडवांस्ड वर्जन है। इसका मुख्य उद्देश्य चांद से जुड़े मिशन को पूरा करना है। आपको बता दें कि भारत का पहला मानव युक्त चंद्र मिशन 2040 तक भेजने की योजना है और इस मिशन में LMLV का ही इस्तेमाल होगा। अब इसके पेलोड क्षमता की बात करें तो ये रॉकेट 80 टन तक का वजन लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सकता है और सीधे चांद तक लगभग 27 टन भार पहुंचाने की क्षमता रखता है। इसकी संरचना 3 स्टेज की है। पहले 2 स्टेज लिक्विड प्रोपेलेंट पर आधारित होंगे जबकि तीसरे स्टेज में क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट का इस्तेमाल होगा। अब जरा इसरो के अन्य लॉन्च व्हीकल्स पर नजर डालते हैं। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसरो का वर्क हॉर्स है जो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट LEO और GTO में सैटेलाइट भेज सकता है और यही रॉकेट
चंद्रयान 1 और मंगलयान मिशन के लिए इस्तेमाल हुआ था। वहीं GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल चौथी पीढ़ी का 3 स्टेज रॉकेट है जो लगभग 2 टन वजन के कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को GTO तक लेकर जा सकता है। इसके अलावा LVM-3 एक हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जो 4 टन की सैटेलाइट्स को GTO तक या फिर लगभग 10 टन वजनी सैटेलाइट को LEO तक लेकर जा सकता है और यही रॉकेट चंद्रयान 2 और 3 मिशन के लिए इस्तेमाल हुआ था। भविष्य में इसे भी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भी प्रस्तावित किया गया है। वहीं SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 स्टेज वाला ऑल सॉलिड प्रोपल्शन व्हीकल है जो छोटे उपग्रह यानी 10 से 500 किलो तक के भार वाले सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। अब सबसे अहम सवाल, दुनिया में लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल जैसी ताकत के दूसरे रॉकेट कौन से हैं? दरअसल LMLV की तुलना उन रॉकेट से की जा सकती है जो मेगा हैवी लिफ्ट लॉन्चर्स की कैटेगरी में आते हैं। अमेरिका का स्पेसएक्स स्टारशिप फिलहाल दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है जो 150 टन पेलोड LEO तक ले जाने की क्षमता रखता है। नासा का स्पेस लॉन्च सिस्टम भी चांद और गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है और यह 95 टन तक पेलोड ले जा सकता है। चीन का लॉन्ग मार्च 9 जो विकासाधीन है 100 टन से ज्यादा पेलोड ले जाने में सक्षम रहेगा। यानी जब LMLV तैयार होगा तो भारत भी उसी लीग में खड़ा होगा जहां आज केवल अमेरिका और चीन जैसे बड़े अंतरिक्ष खिलाड़ी हैं। हाल ही में DRDO ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम IADWS का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। दोस्तों, ये डिफेंस सिस्टम बहुत खास है। यह सिस्टम कई स्तरों पर सुरक्षा प्रदान करेगा क्योंकि इसमें सर्विलांस, थ्रेट आइडेंटिफिकेशन और एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक साथ जोड़कर दुश्मन के खतरों को पहचानने और नष्ट करने की क्षमता होगी। इसके जरिए लंबी दूरी की मिसाइलें, दुश्मन के विमान और मानव रहित हवाई वाहन जैसे खतरों को सीमाओं और महत्वपूर्ण ठिकानों पर रोका जा सकेगा। IADWS दरअसल एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें कई अहम कंपोनेंट्स शामिल हैं। इसमें स्वदेशी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसे DRDO ने ही विकसित किया है। यह 5 से 30 किलोमीटर रेंज की शॉर्ट रेंज सैम मिसाइल है जिसे हवाई हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मोबाइल प्लेटफॉर्म पर कॉन्फ़िगर है और चलते चलते भी एयर डिफेंस उपलब्ध करा सकती है। दूसरा हिस्सा है एडवांस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलें। इसे रिसर्च सेंटर इमारत RCI हैदराबाद ने बनाया है। यह मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जो कम ऊंचाई पर आने वाले हवाई खतरों को नजदीकी दूरी पर निष्क्रिय करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा इसमें एक हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन भी है जिसे सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज ने डेवलप किया है। लेजर DEW टारगेट को लाइट की स्पीड से एंगेज कर सकता है और इंटेंस लेजर बीम के जरिए टारगेट को काटकर उसके स्ट्रक्चरल फेलियर को करा देता है। अगर सीधा वॉरहेड पर हमला हो तो और भी घातक असर डाल सकता है। इन सब का संचालन एक सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से होता है जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने डेवलप किया है और यही नोडल लेबोरेटरी है जो इस पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट करती है। अब एक सवाल यह भी आता है कि अभी भारत के पास कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम हैं और IADWS को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, अभी भारत के पास 3 बड़े एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। पहला है आकाश मिसाइल सिस्टम, दूसरा है बराक 8 सिस्टम और तीसरा है रूस से खरीदा गया S-400 ट्रायम्फ। अब इन तीनों की अपनी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे आकाश सिस्टम शॉर्ट टू मीडियम रेंज डिफेंस के लिए बना है यानी रेंज कम है। बराक 8 का इस्तेमाल समुद्री खतरों और दुश्मन के लड़ाकू विमानों के लिए होता है यानी ये केवल कुछ खास हालात में ही काम आता है। वहीं S-400 दुनिया के सबसे एडवांस्ड सिस्टम्स में से एक है। यह 400 किलोमीटर दूर से विमान और बैलिस्टिक मिसाइल को गिरा सकता है, लेकिन यह रूस का है इसलिए इसकी अवेलेबिलिटी और डिप्लॉयमेंट पर विदेशी डिपेंडेंसी बनी रहती है। यहीं पर IADWS का महत्व सामने आता है। यह पूरी तरह से स्वदेशी है, इसमें मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी है। यह अलग अलग रेंज और ऊंचाई पर आने वाले खतरों को एक ही प्लेटफॉर्म से रोक सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। कुल मिलाकर यह सिस्टम इन सभी पर भारी है। वहीं दुनिया के बेस्ट सिस्टम्स की बात करें तो रूस का S-500 प्रोमेथियस सबसे एडवांस्ड है। ये 600 किलोमीटर दूर तक मिसाइल्स को गिरा सकता है। अमेरिका के पास THAAD यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस और पैट्रियट PAC-3 हैं। दोनों मिसाइल डिफेंस के लिए बेहद ताकतवर माने जाते हैं। इजराइल का आयरन डोम दुनिया का सबसे सफल शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम है। इसने रॉकेट्स को रोकने में शानदार काम किया है। वहीं चीन भी अपने HQ-9B सिस्टम पर भरोसा करता है। IADWS भारत को अब इसी लीग में खड़ा करेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि यह पूरी तरह मेड इन इंडिया है। इसे हमारी जरूरतों को देखते हुए बनाया गया है। UPSC की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है।
तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस, टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। अखिल भारतीय स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस ने हाल ही में 100 साल पूरा होने का जश्न मनाया। दोस्तों, ये अवसर एक ऐतिहासिक पल से जुड़ा है। दरअसल आज से 100 साल पहले अगस्त 1925 में विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष बने थे। विट्ठल भाई पटेल को अक्सर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई के रूप में जाना जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये भी एक प्रमुख राजनीतिक नेता, वकील और समाज सुधारक थे। विट्ठल भाई झावेर भाई पटेल का जन्म 27 सितंबर 1873 को नडियाद, गुजरात में हुआ था। पेशे से वे वकील थे और शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए थे। वहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की थी और बैरिस्टर बने। वे उस दौर के पहले गुजराती बैरिस्टर्स में से एक थे। भारत लौटने के बाद वे राजनीति में सक्रिय हुए। सबसे पहले उन्होंने बंबई प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में काम किया और जनता से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाई। 1918 में वे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुने गए और धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर उनका कद बढ़ने लगा। 1922 में उन्होंने मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की असेंबलीज में जाकर कंस्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्शन यानी कामकाज रोककर जनता की मांगों को सामने रखना था। विट्ठल भाई इस पार्टी के प्रमुख चेहरों में से रहे और उनकी संसदीय क्षमता की बहुत सराहना की गई। इसके अलावा वे 1923 से 1925 तक बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर भी रहे। 1925 में वे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले भारतीय अध्यक्ष चुने गए। उस समय तक ब्रिटिश सरकार इन पदों पर सिर्फ अपने लोगों को नियुक्त करती थी, इसलिए यह भारतीय राजनीति में एक बड़ा मोड़ था। अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ भारतीय सदस्यों को मजबूत आवाज दी। कहा जाता है कि वे बहुत ही सख्त और निष्पक्ष अध्यक्ष थे, जो संसदीय परंपराओं को स्थापित करने में सफल हुए। संसद के बाहर भी उन्होंने समाज सुधार के काम किए। वे बाल विवाह और छुआछूत जैसी प्रथाओं के खिलाफ थे और शिक्षा के प्रयास पर जोर देते थे। उनका जीवन अपेक्षाकृत छोटा रहा। 22 अक्टूबर 1933 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में उनकी मृत्यु हो गई। उस समय वे यूरोप में स्वास्थ्य लाभ के लिए गए थे और वहां उन्होंने सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात भी की थी। दरअसल उन्होंने अपनी वसीयत में यह भी लिखा था कि उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा सुभाष चंद्र बोस के काम और भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में उपयोग किया जाए। दोस्तों, विट्ठल भाई पटेल ने भारत की संसदीय राजनीति को मजबूत नींव दी। वे उन नेताओं में से हैं जिनका नाम आज उतना नहीं लिया जाता जितना लिया जाना चाहिए, लेकिन भारत की संसदीय लोकतंत्र की परंपरा और स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान बहुत अहम रहा था। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर कुछ कॉमेडियंस ने दिव्यांग लोगों पर संवेदनहीन मजाक किया था। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग किया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपनी टिप्पणी दी है। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है कि हर नागरिक को अपने विचार रखने, सरकार की आलोचना करने, अपनी राय को लिखने, बोलने और दूसरों से साझा करने का अधिकार है। यह हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मिला है। मान लीजिए आपको किसी सरकारी योजना जैसे शिक्षा नीति या पेट्रोल के दाम से समस्या है। आप अखबार में आर्टिकल लिख सकते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल सकते हैं या सभा में भाषण देकर कह सकते हैं कि ये पॉलिसी सही नहीं है। ये आपका फ्री स्पीच है। अगर कोई नया कानून आया और लोगों को लगा कि वह जनता के हित में नहीं है तो लोग शांति से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, जैसे कि किसान आंदोलन या फिर CAA NRC जैसा विरोध। यह भी फ्री स्पीच के तहत आता है। किसी डायरेक्टर ने फिल्म बनाई जिसमें सिस्टम की खामियों को दिखाया गया, लोग इस फिल्म को देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। ये भी फ्री स्पीच और क्रिएटिव एक्सप्रेशन का हिस्सा है। लेकिन अभिव्यक्ति का ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, यानी इसकी भी कुछ सीमाएं हैं।
इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि आर्टिकल 19(1)(a यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार हर तरह की स्पीच को कवर नहीं करता, बल्कि केवल वही अभिव्यक्ति इसमें आती है जो वैध, लेजिटिमेट हो और सार्वजनिक हित में हो। कोर्ट ने कहा कि दो तरह की स्पीच इससे बाहर हैं। पहली कमर्शियल स्पीच यानी विज्ञापन या पैसे कमाने की नीयत से कही गई बातें, और दूसरी प्रोहिबिटेड स्पीच यानी हेट स्पीच जैसी बातें जो धर्म, जाति, नस्ल आदि के आधार पर नफरत, हिंसा या दुश्मनी को भड़काती हों। कोर्ट ने यह भी कहा कि खासकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या बड़े फॉलोअर्स वाले लोग अपनी बातों के लिए ज्यादा जिम्मेदार होंगे। अगर वे अभद्र या भड़काऊ कंटेंट डालते हैं तो उन पर आईटी रूल्स और सिनेमेटोग्राफर एक्ट के तहत दंडात्मक कार्रवाई और मुआवजे की जिम्मेदारी डाली जा सकती है। कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा है कि ऑनलाइन कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस बनाई जाए। हाल ही में नॉर्थ अमेरिकन एनवायरमेंटल कमीशन की रिपोर्ट ने मैक्सिको की आलोचना की कि वह वाक्वीटा की रक्षा करने में नाकाम रहा। वाक्वीटा दरअसल एक दुर्लभ समुद्री मछली है। आपको बता दें, सेटेशियन एक बड़ा ग्रुप होता है जिसमें 3 तरह के समुद्री जीव आते हैं, व्हेल, डॉल्फिन और पोर्पोइन। पोर्पोइज यानी समुद्री स्तनधारी जीवों की कुल 7 प्रजातियां होती हैं। इनमें वाक्वीटा आती हैं जो मैक्सिको, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में पाई जाती हैं। इसके अलावा हार्बर पोर्पोइज सबसे आम है और उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत महासागर में मिलती हैं। डॉल्स पोर्पोइज काले सफेद रंग वाली हैं और उत्तरी प्रशांत में पाई जाती हैं। बुमाइस्टर पोर्पोइज दक्षिण अमेरिका के तटों पर, जबकि स्पेक्टेकल्ड पोर्पोइज दक्षिणी महासागर में पाई जाती हैं। इसके अलावा 2 फिनलेस पोर्पोइज भी हैं। एक है इंडो पैसिफिक फिनलेस जो भारत, चीन, साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है, और दूसरी है नैरो रिज्ड फिनलेस जो चीन की यांगजे नदी और ईस्ट एशिया में पाई जाती है। इन 7 में से वाक्वीटा सबसे ज्यादा खतरे में है। वाक्वीटा की खासियत यह है कि यह सबसे छोटी सेटेशियन है। वाक्वीटा का इलाका भी सबसे छोटा है। यह सिर्फ मैक्सिको के गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के उत्तरी हिस्से में पाई जाती है और यह ज्यादातर 50 मीटर तक की उथली गहराई वाले पानी में रहती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि पोर्पोइज प्रजाति दिखने में डॉल्फिन जैसी होती है, लेकिन इसका शरीर थोड़ा मोटा होता है। इसके अलावा इनका सिर गोल होता है। इसमें डॉल्फिन की तरह स्नाउट नहीं होती। इसकी डोर्सल फिन यानी पीठ की पंख जैसी संरचना बाकी पोर्पोइज से बड़ी और चौड़ी होती है। ये इंसानों और नावों से दूर रहती है, इसलिए इसे देखना बहुत मुश्किल होता है। एक खासियत यह भी है कि वाक्वीटा इको लोकेशन से आवाज निकालकर अपने आसपास की चीजों को पहचानती है। लेकिन दुख और चिंता की बात यह है कि आज दुनिया में सिर्फ 10 वाक्वीटा ही बची हैं, इसलिए यह समुद्री जीवों में सबसे ज्यादा खतरे में पड़ी प्रजाति है। IUCN ने इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित किया है। दोस्तों, इसकी आबादी घटने की सबसे बड़ी वजह है टोटोआबा नाम की एक बड़ी मछली। दरअसल टोटोआबा भी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में ही पाई जाती है। लोग उसके ब्लैडर की अवैध तस्करी करते हैं क्योंकि चीन में इसकी बहुत मांग है। इसे पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गिलनेट्स यानी बड़े मछली पकड़ने वाले जाल में वाक्वीटा भी फंस जाती हैं और मर जाती हैं। इसी वजह से आज यह प्रजाति लगभग विलुप्त होने के कगार पर है। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। हाल ही में पेरिस एग्रीमेंट 2015 और उसका आर्टिकल 6 चर्चा में आया है। देखिए, इस आर्टिकल के तहत दुनिया के देश आपस में मिलकर अपने क्लाइमेट टारगेट्स को पूरा कर सकते हैं। आपको बता दें कि कार्बन ट्रेडिंग से देश या कंपनी अपने क्लाइमेट टारगेट्स पूरा करती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई देश या कंपनी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करता है या कार्बन को कैप्चर करके सेव करता है तो उसे कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं। ये क्रेडिट एक तरह की करेंसी की तरह है
जिन्हें दूसरे देश या कंपनियां खरीद सकती हैं ताकि वो अपने उत्सर्जन को कंपनसेट कर पाएं। एक कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 टन CO2 कम करने के बराबर है। अब इस सिस्टम को सही तरीके से चलाने के लिए हर देश को एक नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनानी होती है। ये वही बॉडी है जिसे सरकार अधिकृत करती है कि वो ये तय करे कि कौन से प्रोजेक्ट्स कार्बन ट्रेडिंग के लिए योग्य होंगे। भारत ने भी अब अपना NDA बनाया है। इसमें 21 सदस्य हैं और इसकी अध्यक्षता एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी करेंगे। इस NDA का काम होगा ऐसे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट बनाना जो उत्सर्जन कम करते हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया या कार्बन कैप्चर करने वाले प्रोजेक्ट्स। और फिर उन्हीं प्रोजेक्ट्स को आर्टिकल 6.4 के तहत इंटरनेशनल कार्बन मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अनुमति देना। सीधे शब्दों में कहें तो NDA एक गेटकीपर है जो ये देखेगा कि भारत से कौन से प्रोजेक्ट्स कार्बन क्रेडिट कमाने और बेचने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं। इससे देश को क्लाइमेट टारगेट्स पूरा करने में भी मदद मिलेगी और ग्रीन टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्री को आर्थिक फायदा भी होगा। दोस्तों जरा सोचिए, आप किसी गर्म देश में घूमने आए हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक आपके हाथ या पैर में हल्का सा जख्म हो गया। आपको लगता है ये छोटा सा कट है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन असली खतरा यहीं छिपा है, क्योंकि उस जख्म की गंध से आकर्षित होती है खास किस्म की मक्खी। इसका नाम है न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म फ्लाई। दिखने में ये साधारण सी नीले ग्रे रंग की मक्खी है, लेकिन इसका असली आतंक इसके अंडों और लार्वा में छिपा है। दरअसल मादा मक्खी उस खुले जख्म पर बैठती है जो एक बार में 300 तक अंडे छोड़ जाती है। ये अंडे जब फूटते हैं तो इनमें से निकलते हैं छोटे छोटे लार्वा, जिन्हें आप मैगॉट्स कहते हैं। यही असली फ्लैश ईटिंग पैरासाइट हैं। ये लार्वा सीधे जख्म के अंदर घुस जाते हैं और जिंदा मांस को खाना शुरू कर देते हैं। इनके मुंह में हुक जैसी नुकीली बनावट होती है, जिससे ये शरीर के भीतर स्क्रू की तरह घुसते जाते हैं। इसी वजह से इनका नाम पड़ा है स्क्रू वर्म। अब अगर किसी इंसान में ये फैल जाए तो नतीजा बहुत दर्दनाक होता है। जैसे जख्म ठीक नहीं होता, उल्टा बड़ा होता जाता है। जख्म के अंदर कुछ हिलता रेंगता महसूस होता है, जख्म से बदबू आती है और अगर सही समय पर इलाज ना मिले तो ये इन्फेक्शन ब्रेन तक जा सकता है या पूरे शरीर में सेप्सिस फैला सकता है, यानी मौत हो सकती है। अमेरिका ने इस खतरे को बहुत पहले खत्म कर दिया था। दरअसल 1966 में एक शानदार तरीका अपनाया गया था। इसका नाम था स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक। इसका मतलब था करोड़ों बाज नर मक्खियां तैयार की गईं और प्रभावित इलाकों में छोड़ दी गईं। मादा मक्खियां उनसे मिलीं, लेकिन अंडे फूटे ही नहीं। धीरे धीरे ये खतरनाक मक्खी अमेरिका से पूरी तरह मिटा दी गई। यही तरीका बाद में मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और 2017 में फ्लोरिडा तक में इस्तेमाल हुआ और सफल भी रहा। लेकिन अब समस्या यह है कि पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ और होंडुरास में फिर से इसके केसेस सामने आ रहे हैं। वजहें कई हो सकती हैं, जैसे मवेशियों का संक्रमित होकर इधर उधर जाना, या फिर यह संभावना कि आज जो बाज मक्खियां छोड़ी जा रही हैं वे पहले जितनी असरदार नहीं हैं। हाल ही में अमेरिका में भी एक केस मिला है। इस शख्स ने एल सल्वाडोर की यात्रा की थी। अच्छी खबर यह है कि अभी अमेरिका में इसका पब्लिक हेल्थ रिस्क बहुत कम माना जा रहा है, लेकिन डर यही है कि अगर ये परजीवी फिर से बड़े स्तर पर फैल गया तो इंसानों और जानवरों दोनों के लिए एक और साइलेंट एनिमी बन सकता है। हाल ही में खबर आई है कि केंद्र सरकार 2 स्तरीय GST रेट स्ट्रक्चर लाने पर विचार कर रही है। टैक्स एक्सपर्ट्स ने इसे अच्छा कदम बताया है, लेकिन उनका कहना है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जैसी समस्याओं को हल किए बिना यह सुधार अधूरा रहेगा। आइए समझते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, GST में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर तब होता है जब कच्चे माल पर टैक्स ज्यादा हो और तैयार माल पर टैक्स कम हो। उदाहरण के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में धागा या कपड़े के कच्चे माल पर 12 से 18% GST है, लेकिन जब उससे शर्ट या साड़ी जैसी तैयार प्रोडक्ट बनती है तो उस पर सिर्फ 5% का GST लगता है। अब समस्या कहां से शुरू होती है? मान लीजिए कोई कंपनी कपड़ा बनाने का काम करती है। धागा और रंग खरीदते समय कंपनी ने 12 से 18% GST दे दिया, लेकिन जब वही कपड़ा बेचती है तो उस पर सिर्फ 5% का GST लगता है। दिक्कत क्या है? कंपनी को सरकार से इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC मिलना चाहिए, यानी जितना टैक्स पहले दे चुकी है उतना आगे घटा सके। लेकिन यहां उल्टा हो गया, कच्चे माल पर टैक्स ज्यादा लेकिन तैयार माल पर टैक्स कम। इसलिए कंपनी के पास ITC बच जाता है जिसे वो तुरंत इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब इसका असर क्या होता है? इससे कंपनियों पर टैक्स का बोझ बढ़ जाता है, क्योंकि उनका पैसा फंस जाता है। जब टैक्स का बोझ बढ़ेगा तो वे सामान की कीमत भी बढ़ा देंगे। नतीजा ये होगा कि ग्राहक को भी चीजें महंगी मिलती हैं। इसे ही हिडन टैक्स कॉस्ट कहा जाता है, यानी सीधा दिखे न सही पर टैक्स का असर तो ग्राहक तक पहुंचता है। अब सरकार ने क्या रास्ता दिया है? GST कानून कहता है कि अगर ऐसा उल्टा टैक्स स्ट्रक्चर हो तो कंपनी अपने अनयूटिलाइज्ड ITC का रिफंड ले सकती है। रिफंड निकालने का फॉर्मूला होता है जिसमें कंपनी का टर्नओवर
आईटीसी और कुल कारोबार शामिल होता है। लेकिन कुछ मामलों में रिफंड नहीं मिलता, जैसे अगर आउटपुट सप्लाई पूरी तरह निल रेटेड या एग्जम्प्ट है, मतलब उस पर जीएसटी ही नहीं लगता, तो रिफंड भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर एक्सपोर्ट किए गए सामान पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, या अगर सप्लायर ने आईजीएसटी एक्ट के तहत आउटपुट टैक्स का रिफंड पहले ले लिया है, या अगर सप्लायर ने ड्यूटी ड्रॉबैक या आईजीएसटी का रिफंड पहले से लिया है, तो रिफंड नहीं मिलेगा। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस, टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। इधर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत सरकार लगभग 25,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। आपको बता दें, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन सरकार का एक नया बड़ा कदम है, जिसे यूनियन बजट 2025-26 में शुरू किया गया है। इसका मकसद अगले 6 सालों यानी 2025 से 31 तक भारत के निर्यात को बढ़ावा देना है, खासकर उन छोटे और मझोले व्यवसायों को जो अक्सर ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन और रूल्स की वजह से पीछे रह जाते हैं। इसमें 2 बड़े सब स्कीम्स होंगी, निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा। निर्यात प्रोत्साहन पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए और निर्यात दिशा पर 14,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। देखिए, निर्यात प्रोत्साहन के जरिए एक्सपोर्टर्स को सस्ता कर्ज, नए ट्रेड फाइनेंस ऑप्शंस, ई-कॉमर्स एक्सपोर्टर्स के लिए क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं और लिक्विडिटी गैप भरने के लिए अलग अलग वित्तीय मदद दी जाएगी। वहीं निर्यात दिशा के तहत ग्लोबल मार्केट की मांग को पूरा करने के लिए क्वालिटी कंप्लायंस पर खर्च, विदेशों में बाजार विकसित करने के लिए मदद, ब्रांडिंग, वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स सुधारने पर ध्यान दिया जाएगा। इस पूरी योजना को कॉमर्स मिनिस्ट्री लीड करेगी, लेकिन इसमें MSME मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी जुड़ी रहेंगी। कुल मिलाकर यह मिशन भारत के एक्सपोर्टर्स को ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने, ग्लोबल वैल्यू चेन्स से ज्यादा कंपनियों को जोड़ने और सस्टेनेबल तरीके से एक्सपोर्ट को बढ़ाने का रोड मैप है। हाल ही में बायो E3 पॉलिसी यानी बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को शुरू करते हुए 1 साल पूरा हो चुका है। इस मौके पर भारत सरकार ने नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च किया। इसमें 6 बड़े संस्थान शामिल हैं। नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क को आप ऐसे समझिए जैसे हमारे पास कई छोटे छोटे बायोटेक फैक्ट्रियां बन रही हैं। यहाँ रिसर्च सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वहीं से नए प्रोडक्ट बनेंगे और सीधे मार्केट में जाएंगे। मान लीजिए किसी वैज्ञानिक ने लैब में ऐसा बैक्टीरिया तैयार किया जो प्लास्टिक को जल्दी डिग्रेड कर सकता है। पहले ये काफी हद तक ऑन पेपर ही रहता था, लेकिन अब बायो E3 नेटवर्क उस रिसर्च को प्रोडक्ट बनाने तक ले जाएगा ताकि भविष्य में हमें बायो बेस्ड प्लास्टिक डिस्पोजर मिल सके। देखिए, इस पॉलिसी का लक्ष्य है बायो आधारित चीजों से नए प्रोडक्ट और रोजगार को तैयार करना। इसके लिए बायो AI हब्स, बायो फाउंड्रीज और बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाए जा रहे हैं। इसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT चला रहा है। देखिए, बायो E3 पॉलिसी के तहत 6 प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस किया गया है जो सीधे हमारी जिंदगी और अर्थव्यवस्था को बदल सकते हैं। इसमें पहला है बायो बेस्ड केमिकल्स और एंजाइम्स, जैसे डिटर्जेंट में लगने वाले एंजाइम्स जिन्हें अब इंपोर्ट करने के बजाय इंडिया में ही बनाया जाएगा। दूसरा क्षेत्र है फंक्शनल फूड्स और स्मार्ट प्रोटीन्स, जैसे प्लांट बेस्ड मीट जो सोया मटर से बनता है और ये हेल्दी होने के साथ साथ एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। तीसरा है प्रिसिजन बायोथेरेप्यूटिक्स, जहां जीन थेरेपी जैसी एडवांस्ड तकनीक से कैंसर मरीज की सिर्फ बीमार कोशिकाओं पर असर डाला जाता है, जिससे इलाज और ज्यादा प्रभावी होगा। चौथा क्षेत्र है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, जैसे ऐसे धान के बीज जो कम पानी में भी उग सकें और किसानों की मदद कर सकें। पांचवा है कार्बन कैप्चर और उसका उपयोग, जिसमें फैक्ट्री से निकलने वाले कार्बन को पकड़कर उससे फ्यूल या फिर पेंट जैसी चीजें बनाई जा सकती हैं।
और अंत में आता है मरीन और स्पेस रिसर्च, जिसमें गहरे समुद्र के माइक्रोब्स से नई दवाइयां बनाने या फिर स्पेस मिशन के लिए बायो फूड तैयार करने की दिशा में काम होगा। आपको बता दें कि इस पॉलिसी से भारत की बायो इकोनॉमी को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है। अब बायो इकोनॉमी की बात करें तो इसका मतलब है कि जैविक संसाधनों का इस्तेमाल करके खाना, दवाइयां, ऊर्जा और औद्योगिक सामान तैयार करना। मान लीजिए किसान गेहूं का भूसा बेचने के बजाय उसे बायो फैक्ट्री को देता है और वहां से उससे बायो प्लास्टिक बनता है। इससे किसान को अतिरिक्त कमाई मिलती है, वहीं इससे प्लास्टिक का सस्टेनेबल विकल्प भी मिलता है और रोजगार भी पैदा होते हैं। यही है बायो इकोनॉमी। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत की बायो इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। 2014 में यह सिर्फ $10 बिलियन की थी, लेकिन 2024 में बढ़कर $165.7 बिलियन हो गई और अब 2030 तक इसे $300 बिलियन करने का लक्ष्य है। इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2025 के अनुसार आज ये हमारी जीडीपी में लगभग 4.25% का योगदान कर रही है। ईवाई की हालिया स्टडी के अनुसार भारत जल्द ही क्रय शक्ति समता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन यह तुरंत 1-2 साल में नहीं होगा, बल्कि इसके लिए 2038 तक इंतजार करना होगा। आइए समझते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है। देखिए, परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी एक तरीका है जिससे अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन स्तर की तुलना की जाती है। इसमें देखा जाता है कि किसी देश की करेंसी से लोग कितनी चीजें खरीद सकते हैं। इसे समझने के लिए एक बास्केट ऑफ गुड्स का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक टोकरी में रोजमर्रा की जरूरत की चीजें रखी गई हैं, जैसे चावल, दूध, ब्रेड, अंडे, आलू एटसेट्रा। अब अगर वही टोकरी भारत में 1,000 रुपए की और अमेरिका में वो टोकरी $50 की है, तो इस हिसाब से दोनों देशों की करेंसी और उनकी कीमतों की तुलना की जा सकती है। इस केस में भारत के 1,000 रुपए अमेरिका के $50 के बराबर हो जाते हैं, भले ही करेंसी एक्सचेंज वैल्यू बराबर ना हो। इसको ऐसे समझिए, सपोज $1 की कीमत लगभग 80 रुपए है। इस हिसाब से $50 हुए 4,000 रुपए। यानी पीपीपी के हिसाब से अमेरिका का 4,000 वाला सामान भारत में 1,000 रुपए में मिल जाता है। पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि यह बताता है कि एक देश के लोगों की जेब में मौजूद पैसे से वे असल में कितनी चीजें खरीद सकते हैं। अगर सिर्फ डॉलर से तुलना करेंगे तो लगेगा कि भारत कमजोर स्थिति में है, लेकिन पीपीपी असली तस्वीर दिखाता है कि किस देश की अर्थव्यवस्था में कितनी ताकत है और वहां के लोग कितनी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं। देखिए, नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की है, जिसकी नॉमिनल जीडीपी लगभग $30.5 ट्रिलियन है। इसके बाद आता है चीन, जिसकी नॉमिनल जीडीपी करीब $19.2 ट्रिलियन है। तीसरे नंबर पर है जर्मनी। चौथे स्थान पर आता है भारत, जिसकी नॉमिनल जीडीपी लगभग $4.19 ट्रिलियन है। वहीं परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी पीपीपी बेस्ड अर्थव्यवस्था है चीन, जिसकी जीडीपी पीपीपी लगभग $33.6 ट्रिलियन है। इसके बाद आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसकी जीडीपी पीपीपी लगभग $25.7 ट्रिलियन है। तीसरे नंबर पर भारत अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ है, जिसका पीपीपी बेस्ड जीडीपी लगभग $14.24 ट्रिलियन है। यानी भारत के केस में नॉमिनल जीडीपी और पीपीपी बेस्ड जीडीपी में मोटे तौर पर 10 ट्रिलियन का अंतर है। यह बताता है कि भारत घरेलू खरीद क्षमता में भी मजबूती दिखा रहा है। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी पीआरपी और एमआरपी डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, आईजीपी, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला प्रश्न है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व STR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यह दुनिया का इकलौता मैंग्रोव फॉरेस्ट बेल्ट है जहां बाघ प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। एसटीआर की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है। एसटीआर को टाइगर रिजर्व घोषित करने या इसके क्षेत्र में बदलाव करने की शक्ति केवल राज्य सरकार के पास होती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IADWS में क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन और एडवांस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल शामिल है। IADWS का संचालन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी द्वारा विकसित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से होता है। भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, विट्ठल भाई पटेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष थे। उन्होंने मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने अपनी वसीयत में अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा सुभाष चंद्र बोस और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्पित किया। कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह नागरिकों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार देता है। इसमें सभी प्रकार की अभिव्यक्ति शामिल है, चाहे वे वैध हों या फिर न। इसमें सरकार की आलोचना करना और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना शामिल है। इसमें केवल वैध और सार्वजनिक हित में की गई अभिव्यक्ति ही संरक्षित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाक्वीटा पोर्पोइज परिवार की सबसे छोटी प्रजाति है और केवल मैक्सिको के गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के उत्तरी हिस्से में पाई जाती है। वाक्वीटा मुख्य रूप से गहरे समुद्र 200 मीटर से अधिक की गहराई में रहती है। वाक्वीटा की आबादी में गिरावट का प्रमुख कारण टोटोआबा मछली के लिए लगाए जाने वाले नेट्स हैं। IUCN ने वाक्वीटा को वल्नरेबल कैटेगरी में रखा है। सही कथन चुनना है। 1 और 2, 1 और 3, केवल 2 और 4 या फिर केवल 3 और 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? पेरिस समझौते का आर्टिकल 6 देशों के बीच क्लाइमेट टारगेट्स को मिलकर पूरा करने की व्यवस्था करता है। एक कार्बन क्रेडिट का अर्थ है 10 टन CO2 उत्सर्जन कम करना। भारत ने हाल ही में 21 सदस्यीय नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाई है NDA, जिसकी अध्यक्षता पर्यावरण मंत्रालय के सचिव करेंगे। सही विकल्प को चुनना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। GST में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर तब होता है जब कच्चे माल पर टैक्स दर तैयार माल से अधिक हो। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की स्थिति में कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड हमेशा उपलब्ध होता है। यदि आउटपुट सप्लाई पूरी तरह निल रेटेड या एग्जेम्प्टेड हो तो ITC का रिफंड नहीं मिलेगा। सही विकल्प को चुनना है। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बायो-E3 पॉलिसी को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक द्वारा लागू किया जा रहा है। बायो-E3 पॉलिसी का उद्देश्य केवल रिसर्च पेपर्स और पब्लिकेशन को बढ़ावा देना है। बायो-E3 पॉलिसी के तहत बायो बेस्ड केमिकल्स, स्मार्ट प्रोटीन्स और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पर विशेष फोकस है। सही विकल्प को चुनना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। इस बुलेटिन के PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जिस पर इसकी PDF आपको मिलेगी। और आज पूछे गए सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में देने हैं। पिछले हफ्ते जो सवाल मैंने पूछे थे उनके जवाब के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।